this wonderful and amazing video, and I hope that you are safe and sound at your home. So today we are going to do political science, class 12th, book 1, chapter 1, that is the Cold War era. So without any further ado, I will start the video. So Cold War era चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर, बिकॉज ये आपका 1 मार्क में ये आपका जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में. ठीक है, 1 मार्क के अंदर तो आपका ये डेफिनेटली डेफिनेशन आती है दैट डिफाइन कोल्ड वॉर. तो आपके जो फर्स्ट 10 जो 1 मार्कर्स होते हैं स्टार्टिंग के 21 मार्कर्स होते हैं, तो उसके अंदर आपको आज से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और काफ़ी बार पूछा जाता भी है. कई बार 4 मार्कर्स में आपसे अलग से पूछते हैं डिफाइन कोल्ड वॉर एंड देन जो है आगे आपका क्वेश्चन होता है. तो कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? सो बेसिकली कोल्ड वॉर अगर मैं बेसिकली अपने कभी किसी भी स्टूडेंट से पूछती हूँ तो वो क्या उनका आंसर होता है वो वाली ऐसी वॉर जो हॉट वॉर ना हो. सो हॉट वॉर कौन सी वॉर होती है? द हॉट वॉर इज दैट वॉर इन विच आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स, फिजिकल फाइट हो रही है, सोल्जर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, ठीक है, वेपन्स के साथ फाइट हो रही है, तो दैट फाइट इज नोन एज द हॉट वॉर. ठीक है, बट कोल्ड वॉर उसका उल्टा हो जाता है जिसके अंदर आपके जो है टेंशंस होते हैं. 2 कंट्रीज के बीच में आपके टेंशंस होंगे किसी भी चीज को लेके, किसी भी क्राइसिस को लेके टेंशन हो सकता है, चाहे वो लैंड को लेके हो, बाउंड्री को लेके हो, ठीक है, किसी भी चीज का कंपटीशन हो सकता है. कंपटीशन किस चीज को लेके हो सकता है? इकोनॉमी को लेके कंपटीशन हो सकता है, डेवलपमेंट को लेके कंपटीशन हो सकता है, बाकी जितने भी आपके एक्सपेक्ट्स होते हैं उस चीज को लेके कंपटीशन. जो दो कंट्रीज के बीच में जब कोई टेंशन चल रही होती है, कंपटीशन चल रहा होता है, या फिर किसी चीज को लेके कन्फ्रंटेशन चल रही होती है, दैट सिनेरियो दैट इज नोन एज योर कोल्ड वॉर. जैसे कि मैंने आपके लिए ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा है, द कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशन, टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन जो यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में जो चल रही थी उसको बेसिकली हम जो है कोल्ड वॉर कहते हैं. सो कोल्ड वॉर रेफर्ड, आपको बेसिकली 3 चीजें याद रखनी है, 3 वर्ड्स याद रखने हैं, दैट इज योर competition, tensions and a series of confrontation between US and your Soviet Union. तो ये आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं और किसके बीच में चल रहा था? सोवियत यूनियन एंड योर यूएसएसआर, सोवियत यूनियन एंड यूएस के बीच में जो ये कन्फ्रंटेशन और टेंशन चल रही थी, इनको हम कोल्ड वॉर कहते हैं. अब हम बात करते हैं कि इनके बीच में कोल्ड वॉर चल क्यों रही थी, आखिर इनके बीच में कोल्ड वॉर चल क्यों रही थी. अब एक और क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इनके बीच में हॉट वॉर क्यों नहीं चलती, बिकॉज जो हॉट वॉर है उनमें ये नहीं था कि सिर्फ सोवियत यूनियन अगर यूएस पे अटैक करता है तो यूएस का लॉस हो जाएगा और सोवियत यूनियन जीत जाएगा. दैट वाज नॉट द केस. उन दोनों को पता था अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं तो दोनों की इकोनॉमी को जो है प्रॉब्लम होगी, उन दोनों को क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे, उन दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों नीचे उनकी इकोनॉमी डाउन हो सकती है, उनके सोल्जर्स की जो है उनके सोल्जर्स कम हो सकते हैं. तो दोनों तरफ से उन दोनों को प्रॉब्लम थी, दोनों का ही लॉस था. इस वजह से उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, ना कि हॉट वॉर चल रही थी. अब इनके बीच में कोल्ड वॉर सिचुएशन आया कैसे? तो कोल्ड वॉर सिचुएशन इनका बेसिकली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से आया था. स्टार्टिंग बेसिकली क्यूबा को लेके इनके बीच में जो है ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था. अब थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन आपका जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये क्वेश्चन भी आपका आता है 4 मार्क्स में, डेफिनेटली आता है. ये क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. तो मैं आपके लिए जो है जल्दी से इसका डिस्कस करते हैं, कहानी की तरह आपको सुनाऊंगी थोड़ा सा, और आपको डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, कि आपको आंसर लिखना कैसे है. अगर क्यूबन क्राइसिस मिसाइल क्राइसिस के ऊपर व्यूअर शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए, 4 मार्कर्स में डेफिनेटली आता है. ये आपको बेसिकली लेके यूएस और यूएसएसआर के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी. तो मैं आपको दोबारा से क्यूबन मिसाइल समझा रही हूँ, ठीक है. 9 अप्रैल 1961 के अंदर जितने भी यूएसएसआर के लीडर्स थे, ओके, उनको लगा कि कहीं गलती से यूएस जो है हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, या फिर हमारा जो क्यूबा का रूल है वो कहीं ले ना ले, ठीक है, वहां. और
ठीक है। उनको ऐसा लगा कि कहीं हमारा रूल वो ले ना ले, और बेसिकली उनको ये प्रॉब्लम थी कि कहीं वो क्यूबा के रूल के अंदर जो है इन्वेड ना कर दे, यूएस जो है कहीं क्यूबा के उसके अंदर इन्वेड ना कर दे। तो इस वजह से उनको लगा कि कहीं वहाँ के प्रेसिडेंट का रूल ना खत्म कर दे। जो प्रेसिडेंट थे तब के फेड्रो कैस्ट्रो, उनका वहाँ जो छोटे से आइलैंड के थे, कहीं रूल ना खत्म कर दे। इस वजह से यूएसएसआर ने क्या किया, 1962 में उसने क्यूबा पे मिसाइल प्लेस कर दी। ठीक है। अब ये जो है यूएस को पता चल गया 3 वीक्स के बाद, पता चला था 3 वीक्स के बाद उसको पता चला कि उसने ये काम कर दिया है। तो उसने अपने जो उनका प्रेसिडेंट थे, यूएस का जो प्रेसिडेंट था, उसने डिसाइड किया कि हम जो है, उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब पूरी तब के टाइम पे आशंका थी कि फुल फ्लेज वॉर जो है, जो यूएसएसआर जो है वो करेगा, सॉरी यूएस जो है वो करेगा, मगर उसने नहीं करी। सिर्फ उसने प्लान बनाया, डिसाइड किया कि अब तो हम करके रहेंगे, मगर उसने हुआ नहीं। फिर उसके बाद जो हमारे केनेडी साहब जी थे, केनेडी प्रेसिडेंट जो वहाँ तब के थे, उन्होंने कहा कि जितने भी वॉरशिप्स आ रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ने, ठीक है, प्रेसिडेंट ने कहा कि जितने भी वॉरशिप्स आ रहे हैं, वो जितने भी शिप्स आ रही हैं, बेसिकली शिप्स ऑफ यूएसएसआर हैं, ब्लॉक कर दो उनको। ठीक है, हमारे जो उसमें है आने नहीं देना, बाउंड्री में आने देना। तो यही जो बेसिकली इनके बीच में क्यूबा को लेके क्लैश हुआ था, उसी को हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस उसे ही कहते हैं। और क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था इनके बीच में, इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को पूरा लेके, क्यूबा को लेके, इस वजह से इनके बीच में जो है कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट, जो भी मैंने ये चीज समझाने की कोशिश करी है। एक चीज मैं आपको और समझा दूं कि आपकी जो यूएस की आइडियोलॉजी कौन सी थी और सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी कौन सी थी। तो आपको इन दोनों की आइडियोलॉजीज भी पता होनी चाहिए। आपने क्लास 11 में इनकी आइडियोलॉजीज भी पढ़ी होंगी। तो आपके यूएस की आइडियोलॉजी मुझे बताओ क्या है। कैपिटलिज्म। तो इनकी जो आइडियोलॉजीज भी आपको पता होनी चाहिए, पूछी जाती हैं। तो ये कैपिटलिज्म जो है इसकी थी, यूएस की कैपिटलिज्म है। इसकी आपकी क्या है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो आपको इनकी आइडियोलॉजीज भी पता होनी चाहिए। सोवियत यूनियन की है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म और यूएस की है कैपिटलिज्म। तो आपको 1 मार्कर में ये भी क्वेश्चन कभी बार पूछा जा सकता है कि इनकी आइडियोलॉजीज क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि मैंने पिछले साल के का अगर उठा के देखो, 2019 का बोर्ड का पेपर उठाओ या फिर 2020 का उठाओ, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सो आई होप दैट आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर। कि चलते हैं कि आगे क्या हुआ था। तो आपका हो गया कि कोल्ड वॉर और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का मतलब क्या होता है, ये क्या है और कितने मार्क्स में आपके पेपर में आते हैं। तो मैं आपको बेसिकली इस वीडियो के थ्रू ये पूरा समझा रही हूँ कि पूरा चैप्टर जो है आपका एज अ क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स में, नोट्स के फॉर्म्स में कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, और कैसा क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। तो आपको सारा साथ में बता रही हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू समझा रही हूँ, नोट्स के थ्रू समझा रही हूँ, ताकि और मार्क्स बता रही हूँ और साथ में समझा रही हूँ वो चीज़, ताकि आपको चारों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए एक ही बार में। मुझे बार बार जो है आपको चैप्टर अलग से फिर उसमें एक बार में इसलिए करा था आपका कंबाइंड हो जाए। आपको साथ अगर मैं समझाऊंगी भी साथ में क्वेश्चन और साथ में मैं समझाऊंगी तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि आपको क्वेश्चन फॉर्म भी समझ में आ जाएगी कैसे, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वैसे। तो अभी तक तो हमने समझ लिया कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या होता है और कोल्ड वॉर क्या होता है। तो आगे जो है एक और बड़ा 1 मार्कर में आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी 2 सिटीज थी, जापान की कौन सी 2 सिटीज हैं जिसके ऊपर यूएस ने जो है बॉम्ब अटैक किया था, न्यूक्लियर वेपन अटैक हुआ था, उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया था। वो 2 सिटीज कौन सी हैं जो कि यूएस ने अटैक किया था, जबकि जापान जो है वो सरेंडर करने वाला था इन अगस्त 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। अभी ख़त्म ही हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो है एंड हुआ था 1945 में। तो वो कौन सी 2 सिटीज, दैट इज योर हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो ये 2 सिटीज नाम आपको पता होना चाहिए, हिरोशिमा
एंड नागासाकी। अब आते हैं, ये तो आपको हो गया 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन। एक आपको और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 मार्क्स में मेरे परस्पेक्टिवली आता ही आता है, दैट इज योर लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ठीक है, तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस का बेसिकली हम मतलब समझते हैं कि लॉजिक ऑफ डेटरेंस का मतलब क्या होता है। तो जब आपके बीच में जो चल रही थी, 2 यूएस है और एक यूएसएसआर है, दिस इज यूएस, दिस इज यूएसएसआर। ओके, तो यूएसएसआर और यूएस के बीच में जो कोल्ड वॉर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रही थी उनके बीच में, हॉट वॉर नहीं थी। कोल्ड वॉर जो चल रही थी दैट वाज विदाउट वेपन्स। ठीक है, वो सिर्फ उनका एक दूसरे को टेंशन्स के उस बेसिस पे चल रहा था। उनको पता था कि अगर हम हॉट वॉर करते हैं एक दूसरे के बीच में तो इसका भी लॉस है, इसका भी लॉस है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, ठीक है, चाहे वो आपका पॉलिटिकली हो, चाहे वो आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ कम होना हो, हर एस्पेक्ट्स में दोनों का लॉस था। इस वजह से उन्होंने हॉट वॉर रखी और दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट जो उनके बीच में चल रहा था, जो कोल्ड वॉर का कॉन्फ्लिक्ट था, द कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट, दैट वाज इज नोन एज द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। सो इवन इफ वन ऑफ देम ट्राइज टू, अगर एक भी उनमें से अटैक करने की कोशिश करे तो उनको पता था कि जो उन दोनों का लॉस होगा, ठीक है, दोनों के पास कुछ नहीं रह जाएगा, दोनों जो है डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो ये जो उनका आइडिया था कि हम कोल्ड वॉर रखेंगे, क्योंकि तो ये नहीं है कि एक जीत जाएगा दूसरा हार जाएगा, तो वो लॉजिक नहीं था। इस वजह से लॉजिक ऑफ डेटरेंस कहा जाता है इसको। सो यू बेटर नो दिस थिंग, लॉजिक ऑफ डेटरेंस इसको कहते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोल्ड वॉर चला था। उनको पता था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बोली थी, कि उनको कोल्ड वॉर इसीलिए उन्होंने, हॉट वॉर नहीं था उनके बीच में, उनको पता था कि दोनों की डिस्ट्रक्शंस होंगी। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का अटैक करेंगे तो दोनों के ऊपर जो है उनकी डिस्ट्रक्शंस होंगी। तो यही जो उनका कॉन्सेप्ट था, दैट इज नोन एज योर लॉजिक ऑफ डेटरेंस, और ये 2 मार्क्स में आता है। सो आगे बात करते हैं, दैट्स योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इमर्जेंस ऑफ 2 सुपर पावर्स। ठीक है, 2 सुपर पावर्स, क्योंकि अब आपका 2 सुपर पावर्स बन चुकी थी, 2 ब्लॉक्स बन चुके थे, दैट इज योर 2 सुपर पावर्स हो गई थी, दैट इज योर यूएस एंड यूएसएसआर। अब ये दोनों बहुत बड़ी पावर्स बन चुकी थी, इकोनॉमिकली जो अच्छी हैं, ठीक है, फाइनेंशियली सब अच्छा है, मिलिट्री पावर अच्छी है, हर चीज़ में जो अच्छी है, कंट्री डेवलप्ड है। तो ये अभी 2 सुपर पावर्स बन चुकी थी, जिस वजह से आपका एक अलायंस सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया, 2 अलायंस सिस्टम। ठीक है, अब ये 2 अलायंस सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो जितनी भी आपकी स्मॉलर स्टेट्स थी, जितनी भी स्मॉलर आपकी कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज थी, ठीक है, उन्होंने यूएस और यूएसएसआर ने उनको बोला कि तुम हमारे साथ हो जाओ, हम तुम्हें ये ठीक है, तुम्हें इकोनॉमिकली हम अच्छा कर देंगे, तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हें वेपन्स देंगे, तुम्हें हर चीज़ से जो है हम मालामाल कर देंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा हम जो है एडवांटेज देंगे हर चीज़ के, अगर तुम हमारे साइड होता है। यूएस ने बोला तो मेरे साइड हो जाओ, किसी ने बोला था, यूएसआर ने बोला मेरे साइड हो जाओ। तो स्मॉलर कंट्रीज भी इस वजह से जो है इनके साथ लिंक हो गई, क्योंकि उनको ये सब जो है इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें ये सब देंगे। ठीक है, और सबसे पहले डिवीजन का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ना, कि क्योंकि 2 अलायंस सिस्टम स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि अभी 2 सुपर पावर्स हो गई थी, ठीक है, इनके बीच में सबसे ज़्यादा कोल्ड वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, हर चीज़ में सबसे आगे है, न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास है, ठीक है, मिलिट्री पावर इनकी अच्छी है, इकोनॉमिकली ये अच्छे हैं, पॉलिटिकली इनकी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो अब ये जो थे सुपर पावर्स जो है बन गए थे, 2 सुपर पावर्स हो गए थे। ठीक है, तो 2 अलायंस सिस्टम स्टार्ट हो गया, और सबसे पहले जो डिवीजन, क्योंकि 2 अलायंस सिस्टम था तो डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट होना था, क्योंकि उन्होंने सब हर कंट्री को बोला था तो तुम मेरे अंडर आ जाओ, तो मेरे एक अलायंस सिस्टम बन गया था, तो तुम मेरे अलायंस के अंडर आओ, तो मेरे अलायंस में आओ। ठीक है, तो सबसे पहले जो अलायंस सिस्टम स्टार्ट हुआ था, डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, वो यूरोप में स्टार्ट हुआ था। तो जो वेस्टर्न यूरोप था वो यूएस के अंडर हो गया, और जो ईस्टर्न यूरोप था यूएसएसआर के अंडर हो लिया। ठीक है, जितने भी ईस्टर्न यूरोप था और वेस्टर्न यूरोप था। उसके बाद जो वेस्टर्न यूरोप है उसको हम वेस्टर्न अलायंस भी कहते हैं, ओके, और ईस्टर्न यूरोप को हम ईस्टर्न अलायंस कहते हैं। तो ये कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलर कंट्रीज जो थी, जितनी भी स्मॉलर स्टेट्स थी, उन्होंने यूएसएसआर और यूएस को या यूएसएसआर को उनके साथ लिंक होने में, उनके साइड होने में, उनके साथ जुड़ने में, अलायंस बनाने में उन्होंने एकदम से फटाफट हाँ क्यों कर दी, मतलब क्यों फटाफट वो जो है लिंक होगी उनके साथ। तो ये आपका क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है, समटाइम यू शुड नो दैट। और आपको पूछा जाता है कि हम 2 अलायंस सिस्टम क्या था, सुपर पावर्स, तो ये आपको ये थोड़ा
ये इसका जो स्टार्टिंग है ये पता होना चाहिए। दो दो अलग में भी पूछा जा सकता है, 1 मार्कर में भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी कि 1 मार्कर कैसे बनेगा, 2 मार्कर्स में कैसे आएगा। तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द 2 सुपर पावर्स। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन यूएस और यूएसआर ने बनाई थी उनको डिस्क्राइब करना है। तो वेस्टर्न अलायंस दैट इज लेड बाय यूएस, उसने एक नाटो करके एक नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वेस्टर्न अलायंस ने, दैट इज योर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1 मार्कर में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्कर में कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो एग्जिस्टेंस में आई अप्रैल 1949 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर 12 स्टेट्स इंक्लूडेड थे, 12 स्टेट्स वर देयर, जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, ये कह दिया कि अगर कोई भी अटैक यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका के ऊपर होता है, किसी भी प्रकार का अटैक होता है, किसी भी एक के ऊपर होता है, नॉर्थ या नॉर्थ अमेरिका में से किसी भी एक स्टेट पे होता है, तो इट वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। तो और वो 12 की 12 स्टेट जो हैं वो उसके साथ मिलकर जो है उसके अगेंस्ट जो है एक्शंस लेंगी, उसके अगेंस्ट में जो है फाइट करेगी। तो सिर्फ अगर एक पे अटैक होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज रिगार्डेड एज अटैक ऑन एज अ होल, ठीक है। सो ये उनका जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया था, इसके अंदर ये एक प्रिंसिपल था उनका, एक उनका जो है अनाउंसमेंट थी, डिक्लेरेशन थी। फिर आपको आता है ईस्टर्न अलायंस। ईस्टर्न अलायंस कभी कभी आपको अलग से एक ईस्टर्न अलायंस के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि वॉर्सो पैक्ट जो है, ईस्टर्न अलायंस को वॉर्सो पैक्ट कहते हैं, तो पूछा जाएगा कि ईस्टर्न अलायंस इज नोन एज व्हाट, एक और नाम कौन क्या है उसका। तो 1 मार्कर में आपसे ये पूछा जा सकता है। ईस्टर्न अलायंस इज लेड बाय यूएसएसआर, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज वॉर्सो पैक्ट। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा वॉर्सो पैक्ट के बारे में डिस्क्राइब करो, तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है कि वॉर्सो पैक्ट क्या है। वॉर्सो पैक्ट ईस्टर्न अलायंस का एक दूसरा नाम है, ठीक है, और इसका इट वाज क्रिएटेड इन 1955 में इट वाज क्रिएटेड, ठीक है। ये भी 1 मार्कर में पूछा जाता है कि कब क्रिएट हुआ था, पूछा जा सकता है। तो आपको 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर साथ साथ बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। प्रिंसिपल इसका बेसिकली ये था कि अगर कोई भी नाटो फोर्स अगर यूरोप के अंदर एंटर होती है या कुछ भी होता है तो उनके साथ कैसे हमें डील करना है, काउंटर करना है, तो ये इनका बेसिक प्रिंसिपल था। ये आपसे अलग अलग से जो है आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्कर्स में, ये अलग से पूछा जा सकता है 2 मार्कर्स में, ठीक है। अब आते हैं आपका एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बनी थी, तो आपसे बेसिकली पूरा क्वेश्चन पूछा मैंने है कि डिस्क्राइब द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज क्रिएटेड बाय योर यूएस 2 सुपर पावर्स ने जो बनाई थी। तो उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन भी आती है सीटो सेंटो। इसका एक 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि सीटो सेंटो की फुल फॉर्म बताओ, तो क्या है, साउथ एशियन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है सेंटो, दैट इज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी लोग थे या कौन कौन से स्टेट्स थी, कंट्रीज थी जिन्होंने ये बनाया था, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और यूएस, इन सब ने मिलके एक अलायंस सिस्टम बनाया था जिसको हम सीटो सेंटो कहते हैं। तो आपको अगर ये साथ में लिखना है तो आपको लिखना होगा कि ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और यूएस ने साथ में मिलकर एक अलायंस बनाया था जिसको हम सीटो और सेंटो कहते हैं। फुल फॉर्म पता होना चाहिए, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर बता रही हूँ ये पूरा क्वेश्चन अगर 4 मार्कर्स में होगा, 4 मार्क्स में अगर ये पूरा क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा क्वेश्चन ये लिखना है एज इट इज, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अगर 1 मार्कर्स में अगर आपको बता दें कि कैसे पूछा जाता है, 1 मार्कर में आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है, कब क्रिएट हुआ था ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, ये अकेला आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये अकेला आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ईस्टर्न अलायंस के बारे में डिस्क्राइब करो 2 मार्क्स में, ये अलग से डिस्क्राइब करो 2 मार्क्स के अंदर। ये आपको 1 मार्कर पूछा जा सकता है कि सीटो सेंटो की फुल फॉर्म बताओ। बेसिकली इसमें से सिर्फ आपको ये पूछा जा सकता है कि सीटो सेंटो की फुल फॉर्म क्या है, जो आपको पता होनी चाहिए, या फिर एज अ होल क्वेश्चन पूरा आपको 4 मार्कर्स में आएगा। और इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क माय वर्ड, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है व्हाई सुपर पावर नीडेड अलायंस।
और ये क्वेश्चन अगर मैं आपके बोर्ड्स की बात करूँ, 12th के बोर्ड्स की, तो ये क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादातर आपके 2 मार्क्स में आता है। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो चारों के चारों पॉइंट्स लिखने हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पे। 4 के 4 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। यू विल गेट 2 मार्क्स डेफिनेटली। लिख के ले लो 2 मार्क्स, मगर समझना है, ठीक है, रटना नहीं है। अगेन अगेन मैं हर इसमें ये बात बोलती हूँ, रटना नहीं है प्लीज। डोंट mug up the things, understand the things, settle down the things with concepts and you will be able to write. Okay, so अगर आपका 4 मार्कर में आता है फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो नहीं आता, इट्स नॉट द केस, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही आता है और मैंने कितने टाइम से ये क्वेश्चन देख रही हूँ, ये 2 मार्क्स में ही आता है। 4 मार्क्स में हो सकता है आपके हाफ ईयरली या फिर आपके कोई ना कोई इसमें आ सकता है, प्री बोर्ड में आ सकता है। तो अगर आपको आएगा तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे आपकी पिक्चर डिस्प्ले हो रही होगी, तो जो पिक्चर डिस्प्ले हो रही है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आप उसको आंसर कर सकते हो। 4 मार्कर्स में आता है। थोड़ा सा हो सकता है आपको अपनी लैंग्वेज लिखनी हो उसके अंदर, क्योंकि आप 4 मार्कर है तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आंसर को। ऑब्वियसली 2 पेज का आंसर 4 मार्क्स में होना ही चाहिए। और मैं आपके लिए, क्योंकि 12 स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आपको अपने आंसर्स परफॉर्म कैसे करने, चाहे वो 1 मार्कर हो 2 मार्कर्स हो। मैं आपको अपने पर्सनल पेपर्स भी दिखाऊंगी जो मैंने स्टूडेंट्स के चेक करे हैं, या फिर जो मेरे टाइम पे मेरे क्वेश्चन पेपर थे, मैं आंसर कैसे फॉर्म करती थी, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि आपको कैसे जो है क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन का आंसर करना है, जिससे आपका नंबर बिल्कुल भी ना कटे, ठीक है। सो बेसिकली अब बात करते हैं क्वेश्चन के कि वाई सुपर पावर्स नीडेड अलाइज, क्योंकि सुपर पावर्स यूएस और यूएसआर दोनों ही इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे, मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी काफ़ी सही थे, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही सही थी, हर चीज़ से मतलब उनका सब बढ़िया चल रहा था। तो उनको अलाइज की ज़रूरत क्यों थी, तो ये मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं क्यों थी। अब ऐसा तो है नहीं कि यूएस और यूएसएसआर के पास हर चीज़ मिलती है, ऑयल भी उनके पास है, स्टोन, ठीक है, टर्न, हर चीज़ थोड़ा ना उनके पास है, उनके लैंड पे हर चीज़ थोड़ी ना उगती है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी, क्योंकि हर लैंड, क्योंकि जैसे इंडिया रिच ऑफ कुछ ना कोई चीज़ में जैसे रिच है इंडिया किसी चीज़ के लिए, जैसे स्पाइस के लिए, दाल के लिए इंडिया बहुत रिच है, तो यहाँ से जो स्पाइसेस हैं, दाल है, वो सबसे ज़्यादा इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, बाकी सारी कंट्री इंपोर्ट करती है हमसे, इंडिया से। तो वैसे ही अब ऑयल जो है, जैसे अगर हमारे रिलेशन इराक या फिर ईरान से अच्छे नहीं होंगे तो हम ऑयल कहाँ से लेंगे, तो इस वजह से वाइटल रिसोर्सेज, आपको एक वर्ड याद रखना जैसे कि ऑयल और मिनरल्स हो गया, इस वजह से उनको अलाइज की जरूरत थी, ठीक है। फिर आपका टेरिटरी होगी, अगर उनके पास वो अलाइज के साथ जुड़े होंगे, किसी कंट्री के साथ वो उनका डील होगी इस चीज़ की और जुड़े होंगे, तो वो अपने ट्रूप्स, दे कैन लॉन्च देयर ट्रूप्स एंड वेपन्स, ठीक है, वो अपने वेपन्स और ट्रूप्स लॉन्च कर सकते हैं कि दूसरी कंट्री के ऊपर जिसपे उन्होंने करना है। लोकेशन मिल जाएगी उनको जिसपे कोई दूसरे के ऊपर जो है नजर रख सकते हैं, स्पाई कर सकते हैं दूसरे के ऊपर, दूसरी कंट्री क्या कर रही है, ठीक है। यूएस जो है वो यूएसआर के ऊपर रख सकती है नजर कि वो क्या कर रहा है अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक सपोर्ट। इकोनॉमिक सपोर्ट तो है ही, अगर किसी के साथ अगर यूएस अगर अकेला होगा मगर उसमें बहुत सारी अलाइज होगी, तो अगर वो एक को कहेगा कि मैं तुझे जो है ये वेपन दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, तुझे वो दूंगा, तू बदले में मुझे इतने पैसे दे दो, तो ऑब्वियसली उसको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और भी किसी एस्पेक्ट्स के अंदर होगा जो उसके तो इकोनॉमिक सपोर्ट जो है उसको इतने सारे जो उसकी अलाइज होंगी उससे मिलता रहेगा, ये चाहे वो बेसिक यूएसएसआर के ऊपर भी सेम चीज़ है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में अगर आएगा तो सारे पॉइंट्स लिखने, 4 मार्कर्स में भी चांसेस नहीं होते हैं आने के, मगर हो तो मैंने आपको बता दिया है कि मैंने पिक्चर जो आपको दिखाई अभी वैसे आपको लिखना है, और आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के आप अपने क्रिएशन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, थोड़ा सा आंसर बड़ा करने के लिए, दैट्स ऑल। बट मगर सिर्फ 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, वो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। याद क्या करना है, सिर्फ क्या याद करना, वाइटल रिसोर्सेज, टेरिटरी, लोकेशन, इकोनॉमिक सपोर्ट, दैट्स इट, बस। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब ये वाला क्वेश्चन जो है आपका अरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर, दिस क्वेश्चन कम फॉर 1 मार्क इन योर एग्जाम। कभी बार पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता, मगर इसकी वेटेज ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स की होती है कि अगर पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द अरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर, या फिर आपको पता होना चाहिए कि अरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे। 1 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है।
चांसेस ऐसे कम होते हैं, ज़्यादा वेटेज का नहीं आता, ये आता है तो 1 मार्क का आता है। तो इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आएगा तो आपने केस के हिसाब से अपना आंसर लिखना है, आपको समझना है, रटना नहीं है। अगेन आई एम सेइंग डोंट मग अप द थिंग्स। सो अरेना ऑफ द कोल्ड वॉर बेसिकली रेफर्स टू वो वाले एरियाज, ठीक है, एरियाज वेयर क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड और थ्रेटन टू अकर between the alliance systems but did not cross certain limits। अब जो भी हमारे पास जितनी भी टू अलायंस सिस्टम्स हैं हमारे पास, फाइन, टू अलायंस सिस्टम्स मींस यूएस एंड यूएसएसआर, हमारे पास टू अलायंस सिस्टम था, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। अब वो वाले एरियाज यहाँ पे या तो कोई क्राइसिस या कोई वॉर हुई है, ठीक है, वो वाले एरियाज मतलब कि अरेना ऑफ द कोल्ड वॉर मतलब वहाँ पे ऐसे कोई एरियाज या ऐसे कोई जगह या एरिया जहाँ पे क्राइसिस या फिर कोई वॉर अकर्ड हुई है या फिर सिर्फ थ्रेटेंड हुई है, मतलब कि या फिर सिर्फ यहाँ वहाँ पे सिर्फ एक आग है, सिर्फ चिंगारी मतलब लगने वाली है सिचुएशन है, मगर हुई नहीं है, तो थ्रेटेंड है, लोग डरे हैं इस चीज से, या तो अकर्ड है, वॉर अकर्ड हुई है या कोई क्राइसिस हुए हैं, या फिर थ्रेटेंड टू अकर है उन दो अलायंसेस सिस्टम्स के बीच में, मगर कोई सर्टन उन्होंने लिमिट्स जो है क्रॉस नहीं करी, but did not cross certain limits, so that is known as your arenas of the cold war। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है ये, अगर आता है तो, और आपको ऐसे लिखना है, ऐसे वो वाले एरियाज जहाँ पे कोई क्राइसिस या कोई वॉर अकर्ड हुई हो या फिर थ्रेटन टू अकर हुए हो अलायंस सिस्टम्स के बीच में, मगर डिड नॉट क्रॉस अ सर्टेन लिमिट्स, सो उसको हम जो है अरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर कहते हैं। तो इतना ही आपको बस अब समझना है और अपने अगर एग्जाम में आएगा तो इतना लिखना है। अब नेक्स्ट थोड़ा बात कर लेते हैं, ये भी आपका जो क्वेश्चन है 1 या फिर 1 मार्क्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, 1 मार्क में क्वेश्चन बी डेफिनेटली आता है, आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी ट्रीटीज हैं जो आपने आपके 2 पावर ब्लॉक्स में जो है साइन करी थी, ठीक है, यूएस एंड यूएसएसआर ने कौन सी ट्रीटी साइन करी थी न्यूक्लियर पावर्स को लेके, कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है कितने हिसाब से यूज करेंगे, ओवर नहीं यूज करेंगे, जब जरूरत अभी यूज होगा तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, इन सब को लेके ये ट्रीटीज जो है आपके पावर ब्लॉक से साइन करी थी, ठीक है। तो पहली ट्रीटी आपकी आती है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। आपको नाम पता होना चाहिए, वो सिर्फ नाम याद रखने हैं, ओनली नेम्स, और आपकी बुक में सिर्फ नेम्स ही दिए हैं। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। सो आपको सिर्फ नेम लर्न होने चाहिए। 3 एग्रीमेंट्स हुए थे इन दोनों के पावर ब्लॉक्स के बीच में, ठीक है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो ये तीन आपको एग्रीमेंट्स के 3 ट्रीटीज के नाम पता होने चाहिए जो कि यूएस और यूएसआर के बीच में 2 पावर ब्लॉक्स के बीच में साइन हुए थे। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है और आपको पता होना चाहिए। सो ये इतना था। सो अगले जो है ये इस वीडियो में फिर सब इतना ही हम करेंगे। सो अब इस चैप्टर का दूसरा पार्ट होगा दैट जिसके अंदर हम बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंप्लीट and that will be completing NAM, non-aligned movement. We will be completing the further chapter. Okay, so I hope that you have understood whatever I have explained, and if you have liked it, please do not forget to give the big fat thumbs up, and do not forget to subscribe to my channel, and I will see you guys in the next video with this chapter part 2. Till then, have a nice day.